गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मॉडल के चैप्टर में आज आपका क्लास रहेगा मस्ट एंड ऑट पर। तो ध्यान दें, वीडियो के शुरू में बता दे रहा हूँ, मस्ट और ऑट बहुत ही क्लोज रिलेटेड मॉडल्स हैं। दोनों कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो दोनों में चलते हैं। कहीं ऑट, किसी रूल में ऑट मस्ट का अल्टरनेटिव होता है तो किसी रूल में शुड का अल्टरनेटिव होता है। ठीक, थोड़ी वीडियो बड़ी होगी, क्लास लंबा होगा, लेकिन कंपटीशन की दृष्टिकोण से ये दोनों मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा जो भी सेंटेंस बनते हैं सिंपल सेंटेंस ही बनते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स नहीं बनते। तो हेडिंग हम क्या देते हैं? सिंपल सेंटेंस विद मॉडल्स मॉडल वर्ब्स कर देते हैं। मस्ट एंड ऑट। देखिए, किसी किसी सेंटेंस में मस्ट नॉट का भी प्रयोग बताया जाएगा, कहीं कहीं ऑट नॉट का भी। तो रूल शुरू करने के पूर्व मैं इनके बारे में जानकारी दे रहा हूं। चाहे मस्ट हो और चाहे ऑट हो, ठीक, दोनों के लिए जो निगेटिव वर्ड होता है नीड नॉट होता है। दोनों के लिए निगेटिव वर्ड क्या होता है? हाँ, नीड नॉट होता है या नीडंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मस्ट का निगेटिव मस्ट नॉट नहीं होता है। दैट इज मस्ट नॉट लिखिए या क्या करिए, मसंट करिए। इज नॉट नेगेटिव वर्ड ऑफ मस्ट। इसी तरह से कहीं इसको हम कैपिटल से कर देते हैं। इसी तरह से ऑट नॉट लिखिए या ऑटंट लिखिए। इज नॉट नेगेटिव वर्ड ऑफ ऑट। यानी मॉडल मस्ट का नेगेटिव मस्ट नॉट बता दे नहीं रहे। मस्ट का नेगेटिव वर्ड मस्ट नॉट नहीं होता है, अर्थात मसंट नहीं होता है। और इसी तरह ऑट नॉट का ऑटंट नहीं होता है। ऐसा क्यों? कुछ ऐसे वाक्य आएंगे जहां सेम भाव में, जैसे कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है, इनको व्यक्त करने के लिए मस्ट नॉट तथा मस्ट नॉट दोनों का प्रयोग होता है, और तथा ऑट नॉट दोनों का प्रयोग होता है। तो ऐसे वाक्यों में आप
नेगेटिव बनाने के लिए आप मस्ट नॉट का प्रयोग क्राफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों सेम भाव दे देते हैं। तो ये एक कॉमन जानकारी रही इन दोनों मॉडल के बारे में। अब हम शुरू करते हैं कहाँ से? रूल 1 से, ठीक है ना। चलिए अब देखिए रूल 1। मॉडल मस्ट का प्रयोग आप नोट कर सकते हैं। मॉडल मस्ट का प्रयोग इम्फैटिक कमांड सेंटेंस। तो कमांड में आपको देखिए, कमांड नहीं कहेंगे इम्फैटिक एडवाइस, कमांड में तो शैल का अल्टरनेटिव हो जाएगा इम्फैटिक एडवाइस। मॉडल मस्ट का प्रयोग इम्फैटिक एडवाइस ऑब्लिक सजेशन को व्यक्त करने के लिए सब्जेक्ट यू के साथ होता है। इसके साथ सब्जेक्ट यू के साथ, सब्जेक्ट यू के साथ होता है। ये इम्पैरेटिव एडवाइस ऑब्लिक सजेशन क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ध्यान दें, इंपरेटिव सेंटेंस। अब वह इंपरेटिव सेंटेंस जो एडवाइस ऑब्लिक सजेशन को व्यक्त करता है, तो दो तरह के होंगे। एडवाइस और सजेशन को व्यक्त करने वाला इंपरेटिव सेंटेंस दो तरह के होंगे, एक ऑर्डिनरी, एक इम्परेटिव। ध्यान दीजिए, एक ऑर्डिनरी और एक इम्परेटिव। तब क्या करेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। क्या है इंपरेटिव सेंटेंस? थोड़ा सा टाइम आप दीजिए तो मजा आ जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के। पहली बात, किस सेंस में हम पढ़ा रहे हैं? इसके सजेशन, यानी इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डिनरी एक होगा। भाई इंपरेटिव सेंटेंस तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन वह इंपरेटिव सेंटेंस जो एडवाइस ऑब्लिक सजेशन को व्यक्त करता है, तो ऑर्डिनरी का एडवाइस क्या जी? ऑर्डिनरी एडवाइस को व्यक्त करता हो, और दूसरा जी इम्पैरेटिव, इम्पैरेटिव एडवाइस को व्यक्त करता हो। सजेशन लिखना जरूरी नहीं। तो होता क्या है, मैं बता दे रहा हूं। हिंदी में कर्ता का प्रयोग हो या न हो, अंग्रेजी में दो ट्रांसलेशन होगा, एक विदाउट सब्जेक्ट, एक विद सब्जेक्ट। रूल किस पर है? यू पर। ठीक, सबसे पहले हम इसका एग्जांपल देते हैं। हम कहते हैं कि फिर से कोशिश करें या कीजिए या करिए। क्या भैया? ऑर्डिनरी एडवाइस है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या है? ऑर्डिनरी। अब इसमें अगर हम आप लगा देते हैं, यहाँ करके आप लगा दिया, तो आप फिर से कोशिश करें। अब देखिए, पहले सेंटेंस में आप नहीं लगा, काइंड ऑफ सेंटेंस पर वीडियो में बनाऊंगा। आप नहीं लगा है तो बिना आप का, यानी बिना यू का आप ट्रांसलेशन कर लीजिए। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। एक ट्रांसलेशन तो ये हो गया। ठीक, चाहे लगा हो चाहे इसमें लगा है इसमें नहीं लगा है, तो दोनों के लिए ट्रांसलेशन हो रहा है। यानी
लगा है तब भी एक ट्रांसलेशन, नहीं लगा है तब भी एक ट्रांसलेशन। अब चलिए, लगा है तब भी और नहीं लगा है तब भी, दूसरा ट्रांसलेशन क्या होगा? आप सब्जेक्ट लगा दीजिए। क्या करिए? आप सब्जेक्ट लगा दीजिए। तो एक में सब्जेक्ट आप नहीं लगा रहे हो, हिंदी में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब दूसरे में तुम सब्जेक्ट लगा रहे हो, हिंदी में रहे या ना रहे, तो फर्क क्या पड़ेगा? यहाँ पर आप माइट का प्रयोग करते हैं। क्या है? यू माइट ट्राई। इसे मैंने माइट वाले वीडियो में नहीं बताया जानबूझकर, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर करना पड़ता है। ओके, तो ये जो है ऑलरेडी जो है एडवाइस में जो आप सब्जेक्ट लगा रहे हो यू, तो माइट का प्रयोग कर रहे हो, और नहीं लगा रहे हो, जब सब्जेक्ट नहीं लगा रहे हो तो माइट की कोई जरूरत नहीं। अब इसी के विपरीत, ठीक है, इसी के विपरीत मैं बता दे रहा हूं आपको, सेम ट्रांसलेशन को हम यहां से मिटा देते हैं। क्या कर दिया? मिटा दिया। फिर से कोशिश अवश्य करें। क्या कर दिया? इसको हम इंफिनिटिव बनाने जा रहे हैं। फिर से कोशिश अवश्य करें या कीजिए या करिए। अब यह इंफिनिटिव एडवाइस हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो जब इंफिनिटिव एडवाइस हो गया तो करेंगे क्या यार? चाहे सब्जेक्ट हो आप या ना हो, आपकी जगह तुम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तुम बढ़िया नहीं, एडवाइस है, करे लगाया, अब कीजिए और करिए, तो तुम करे नहीं हो सकता आप, लेकिन इस वाक्य में आप ही रहेगा। अब चलिए, तो क्या करेंगे? यहाँ पर आप डू का प्रयोग कर देंगे। क्या करेंगे? डू का प्रयोग कर देंगे। किसका भैया? डू का। सेम सेंटेंस को हम इंफिनिटिव बना दिए, तो हम लिख दिए क्या भैया? इसमें क्या जोड़ रहे हैं? डू। डू ट्राई अगेन। ओके, अब माइट के स्थान पर हम क्या कर देंगे? मस्ट कर देंगे। तो इन दोनों का अंतर आप समझ गए हो। क्या कर दिया भैया? तो मस्ट। मस्ट का चैप्टर है, और का चैप्टर है, इसमें माइट भी आ गया। तो इस तरह से रूल 1 समाप्त हो गया। अब हम कहाँ आते हैं? रूल 2 की बात करते हैं। ठीक है जी। अब चलिए, रूल 1 का संबंध किससे है? सब्जेक्ट यू से। अभी हमने बताया वह विशेष नियम है रूल 1 केवल सब्जेक्ट यू के लिए। मान लीजिए कि यू के अलावा और सब्जेक्ट आते हैं एक्सेप्ट आई एंड बी। भाई खुद को तो मैं सजेस्ट करूंगा नहीं, आई को नहीं करेगा, बी को नहीं करेगा, यानी फर्स्ट पर्सन खुद को सजेस्ट नहीं करेगा। सजेशन या तो सेकेंड पर्सन के लिए होता है या थर्ड पर्सन के लिए होता है। तो रूल 1 में हमने सेकेंड पर्सन का प्रयोग कर दिया। ओके, अब अगला जो नियम है फॉर, ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं ऑर्डिनरी एडवाइस सजेशन फॉर थर्ड पर्सन। ठीक, थर्ड पर्सन। तो पहला क्या था भैया? यू के लिए, वहां स्पष्ट लिख दिया। और आई बी के लिए सजेशन होगा ही नहीं, फर्स्ट पर्सन के लिए होगा ही नहीं खुद के लिए, और सेकंड के लिए हमने एडवाइस का प्रयोग रूल 1 में कर दिया। अब रूल 2 में हम करने जा रहे हैं थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में क्या आएगा? ही भी आएगा, सी भी आएगा, दे भी आएगा, या कोई नाउन आएगा। तो जानते हैं क्या होगा? यहाँ पर मॉडल 8 जो है शुड का
अल्टरनेटिव हो जाता है। इसका जी मॉडल ऑट शुड का अल्टरनेटिव हो जाता है। यानी सब क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक ना, या तो आप सब्जेक्ट ऑट प्लस ऑट और प्लस क्या करोगे, इंफिनिटिव का प्रयोग करो, ठीक, इंफिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करो, ठीक, या सब्जेक्ट प्लस शुड का प्रयोग करो। इसका प्रयोग शुड का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बेयर इंफिनिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, बेयर इंफिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। किसके लिए, ऑर्डिनरी एडवाइस, ध्यान देना। तो ये स्ट्रक्चर आपका मिल गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका मिल गया, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल में हम कहते हैं कि उसे चिकित्सक से क्या मिलना चाहिए या सलाह लेना चाहिए, ठीक है ना। चिकित्सक से क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। चलिए, तो मिलना क्या हो, भेंट करने थोड़ा जाएगा, यानी सलाह लेना चाहिए। तो ये हुआ आपका ऑर्डिनरी एडवाइस एंड सजेशन। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो सामान्य नियम जानते हैं उससे बनाएंगे। चाहिए कि अर्थ में आप मॉडल शुड का प्रयोग करो, तो चलो हमने शुड का प्रयोग कर दिया। तो ही शुड कंसल्ट और डॉक्टर कर दिया, ये हो गया। या इसको हम क्या करते हैं, ऑट से बदल देते हैं, तो ही ऑट टू कंसल्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, टू कंसल्ट और डॉक्टर कर देते हैं। समझा गया। तो इस तरह का क्या है, क्या हुआ, ये ऑर्डिनरी एडवाइस हो गया। अब चलिए, वन तो समझ ही गई है, यू के लिए था, और टू रूल क्या था, थर्ड पर्सन के लिए था। अब चलिए, वन में हमने ऑर्डिनरी सेंटेंस भी दिया, बोलिए, और इम्पेरेटिव भी दिया। ऑर्डिनरी में माइट लगाया और इम्पेरेटिव में मस्ट लगाया। यहाँ पर ऑर्डिनरी एडवाइस है और हम शुड का अल्टरनेटिव क्या दे रहे हैं, ऑट दे रहे हैं। ऑट के साथ इन्फिनिटिव और शुड के साथ बे इन्फिनिटिव, ओके। अब हम रूल 3 पर आते हैं। तो रूल 3 क्या कहता है, देखिए, सेम रूल में हम क्या करते हैं कि इसको इम्पेरेटिव बना देते हैं। क्या करते हैं, इम्पेरेटिव कर दिया। तो इम्पेरेटिव एडवाइस फॉर थर्ड पर्सन सेम चीज लिखना है आपको। इम्पेरेटिव एडवाइस फॉर थर्ड पर्सन। जब भी इम्पेरेटिव एडवाइस आप थर्ड पर्सन आप करते हैं, जानते हैं, न शुड लगेगा न ऑट लगेगा, न शुड लगेगा न ऑट लगेगा, बल्कि मस्ट लगेगा। तो मस्ट लगा के आप मस्त हो जाइए, मॉडल का चैप्टर क्लियर करिए, ठीक है ना। चले भाई, ये देखिए, कुछ है नहीं, हमने लगा दिया। सेम सेंटेंस ऊपर वाला लेते हैं, क्या जी, उसे चिकित्सक, फॉर एग्जाम्पल, उसे चिकित्सक से अवश्य क्या मिलना चाहिए, बोलिए, इम्पेरेटिव हुआ कि नहीं, इम्पेरेटिव हो गया। ठीक, अब इस हिंदी वाक्य को, भाई ऑर्डिनरी में तो हम एक ही हिंदी दिए, अवश्य नहीं था, इसमें अवश्य। तो इस हिंदी वाक्य को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, सलाह के रूप में, इम्पेरेटिव एडवाइस और सजेशन के रूप में। देखिए कैसे लिखा जा सकता है, वह चिकित्सक से अवश्य
मिले, अवश्य मिले। अभी भी यह एडवाइस ही है, ठीक ना, अभी भी ये एडवाइस ही है इस दूसरे रूप में भी। अब हम क्या करेंगे भाई, ही मस्ट, ठीक ना, कंसल्ट। तू कहाँ आएगा मस्ट के बाद, 8 भूल जाते हो, 8 रहेगा तब ना। अच्छा इसको चेंज नहीं किया, ओके सॉरी, हमने 8 को मिटा करके मस्ट कर दिया और इसको चेंज नहीं किया, सॉरी भाई इसके लिए। ए हाँ वेयर बढ़िया किए, बता दिए। 8 को हमने चेंज कर दिया, हो जाता है ना कभी कभी। 8 के जगह हमने मस्ट लगा दिया और इन्फिनिटी को बेनिफिटी नहीं लिखा, तो बस जगह नहीं थी तो हम बेनिफिटी जोड़ देते उसमें, बेर सब, ठीक है। चलिए तो और डॉक्टर हो गया कि नहीं हो गया ये चीज। अब चलिए हम कहते हैं कि उन्हें आराम करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, आराम करना चाहिए। तो ये तो आपका उन्हें आराम करना चाहिए, ये तो रूल 2 हो गया, कंपेयर करके पढ़िए तो मजा आएगा, ठीक ना। रूल 2 हो गया, तो रूल 2 में हम यहाँ क्या करेंगे, बोलिए, दे शुड का प्रयोग करेंगे, ये ना, दे शुड टेक अ रेस्ट हो गया, या और कर देंगे हम दे, ठीक क्या, 8 का प्रयोग कर देंगे, 8 टू टेक अ रेस्ट। बोलिए सजेशन है कि नहीं है। तो ये चला गया आपका रूल 2 में, ओके। अब इसी सेम हिंदी में, सेम में, ठीक ना, यहाँ पर उन्हें रहेगा, अनुसार रहेगा, उन्हें आराम अवश्य करना चाहिए, क्या कर दिया, अवश्य शब्द जोड़ दिया, उन्हें आराम अवश्य करना चाहिए। चलिए अवश्य करना चाहिए, ठीक ना, चाहिए, ओके। अब इसमें जो जैसे अवश्य जोड़ेंगे तो एक मीनिंग और आ जाएगी, वे आराम अवश्य करें, वे आराम अवश्य करें, वे आराम अवश्य करें। एक मीनिंग और आ गए। अब भैया बताइए कहाँ गया ये, आप अपने रूल में आ गए जो आप पढ़ रहे हैं, किसमें आ गए, रूल 3 में आ गए ना। तो किसका प्रयोग करेंगे आप, दे मस्ट का प्रयोग कर देंगे, दे मस्ट टेक अ रेस्ट कर देंगे। तो खूब आराम से नोट बना लीजिएगा, है कि नहीं। अब चलिए हो गया, हम इसलिए इधर आ गए कि आप कहीं फंस ना जाए, उतार ना पाए। अब हम रूल 4 की बात करते हैं। अब देखिए रूल 4 क्या कहता है, ठीक ना, हमने बताया था, अभी ऊपर ही चर्चा किया था कि मस्ट और मस्ट नॉट का प्रयोग सेम भाव में होता है, ठीक ना, इसलिए इसका नेगेटिव जो है, मस्ट का नेगेटिव मस्ट नॉट नहीं होगा, बल्कि नीड नॉट होता है, नीडंट होता है। तो अब रूल 4 में देखिए, ठीक ना, रूल 4 जो है इंफैटिक नेगेटिव कमांड सेंटेंस के लिए, ठीक ना, यानी रूल 4 में क्या है, हम लिख सकते हैं कि मस्ट, ठीक ना, नॉट या मसंट इज यूज्ड फॉर emphatic negative का
कमांड सेंटेंस, इम्पैटिक नेगेटिव कमांड सेंटेंस के लिए होता है। अब इम्पैटिक नेगेटिव कमांड सेंटेंस के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये नेगेटिव कमांड सेंटेंस क्या होता है? प्रोहिबिशन होता है, प्रोहिबिशन होता है, ठीक। ऐसी दिशा में मस्ट नॉट जानते हैं, शैल नॉट का अल्टरनेटिव होता है। तो क्या मतलब? हियर मस्ट नॉट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ शुड नॉट। क्या जी? शुड नॉट किसका अल्टरनेटिव? शुड नॉट का अल्टरनेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, हम कहते हैं, देखो अब इसमें जो है इसका हम इम्पैटिक कमांड सेंटेंस भी बता दे रहे हैं यहीं पर। नेगेटिव की जब चर्चा हुई तो उसको भी बता देते हैं, ठीक ना। अगर आप कहते हो कि तुम वहां जाओगे, तुम वहां, देखो तुम वहां जाओ या जाओगे, जाओ या जाओगे, ये है इम्पैटिक, ठीक। चलिए मस्ट का एक नियम और इसमें हम जोड़ दे रहे हैं, इम्पैटिक कमांड सेंटेंस। क्या है ये? इम्पैटिक कमांड सेंटेंस। तुम वहां जाओ या तुम वहां जाओगे, तो जानते हैं क्या ट्रांसलेशन होगा? यहाँ पर यू शैल, आप जानते हैं इम्पैटिक कमांड में यानी ऑर्डर देने के लिए किसका प्रयोग करते हो? शैल का प्रयोग करते हो। तो यू शैल गो देयर, हो गया, ये इम्पैटिक कमांड सेंटेंस होगा। अब इसके स्थान पर आप यू मस्ट का प्रयोग कर सकते हो। क्या किया? यू मस्ट कर दिया, ठीक है। अब चलो इस इम्पैटिक को हम क्या बनाते हैं? इम्पैटिक निगेटिव कमांड बना देते हैं। क्या करते हैं? इम्पैटिक निगेटिव कमांड, तुम वहां नहीं जाओगे। क्या जी? तुम वहां नहीं जाओगे, तुम वहां नहीं जाओगे, ठीक है। तो नहीं जाओगे अगर आप कर लेते हो तो सेम सेंटेंस शैल के साथ नॉट आ जाएगा और मस्ट के साथ नॉट आ जाएगा। तो यू शैल, है जी, नॉट गो देयर, ये कर लिया। यहाँ पर यू मस्ट नॉट कर दिया, मस्ट नॉट गो देयर। अब चलिए हम कौन सा सेंटेंस बना दिए? बोलिए, इम्पैटिक नेगेटिव, इम्पैटिक नेगेटिव कमांड सेंटेंस। इसको तो हम बोल करके भी काम चला सकते हैं, लिखना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि चैप्टर वही। तो यहाँ पर मस्ट का भी मैंने दिखा दिया प्रयोग। अब हम आगे चलते हैं कहाँ भैया? रूल 5 की तरफ। चलिए अब रूल 5 क्या करता है, ठीक ना। रूल 5 देखिए, ought, ought not, क्या भैया? ought not, ठीक है ना जी। is
used and alternative of should not in, ठीक ना, यूज एज यहां पर छूट गया है, यूज एज, ought not is used, ठीक ना, एज एन अल्टरनेटिव ऑफ शुड नॉट इन ऑर्डिनरी, ठीक है, निगेटिव एडवाइस, और एडवाइस को आप सजेशन कह दी, ऑर्डिनरी निगेटिव एडवाइस में एडवाइस को कह दी, भाई सजेशन भी कहते हैं, बस ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल पर सीधे आते हैं, ठीक है जी, तुम्हें जरूरत से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, क्या है, तुम्हें जरूरत से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। ठीक, ये सेंटेंस है आपका, क्या है, ऑर्डिनरी निगेटिव एडवाइस है। इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम सब कुछ पढ़ाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस का ये सब काइंड है, ठीक ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस में एडवाइस ऑब्लिक सजेशन क्या होता है, काइंड होता है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे भैया, पहले तो शुड से बनाएंगे, ठीक ना, यू शुड, उसके बाद नॉट कर देंगे। आप कंट्रैक्शन कर लेना, कंट्रैक्शन में बता चुका हूँ, ठीक ना। तो एक ही में लिखूंगा मैं, क्योंकि समय ज़्यादा लगता है ना, आपको प्रॉब्लम होती है ना। तो शुड नॉट का कंट्रैक्शन करो, चाहे केवल शुड नॉट लिखो। यू शुड नॉट का भैया स्लीप हो जाएगा, ठीक ना। यू शुड नॉट स्लीप टू मच, क्या हो गया, टू मच हो गया। अब इस सेंटेंस को हम ऑट से चेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू ऑट नॉट। तो ऑट के बाद ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपको ध्यान देना है। ऑट के बाद क्या आता है, पुरानी बातें हो चुकी हैं, तो बार बार स्ट्रक्चर देने की क्या जरूरत है। यहाँ पर क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है, ठीक। आप हमारे स्टूडेंट हैं तो पुराने हो चुके हैं, क्रम से मेरी वीडियो देखिए, क्रम से मेरा कोर्स देखिए। बीच में वीडियो खोलते हो नहीं समझ में आएगा तो ना तो सब्सक्राइब करोगे और ना ही लाइक करोगे, बल्कि तुम डिसलाइक करोगे। तो बीच में से भैया ये भाषा विज्ञान है, समझ रहे ना। आपको क्रम से पढ़ना पड़ेगा, हर चैप्टर को पहली वीडियो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यू आर्ट नॉट, अब इसके बाद क्या आता है, इन्फिनिटिव, तो नॉट बीच में आएगा, यानी यही चेंज हो जाएगा, यानी इसकी जगह ही रखेंगे, मॉडल के स्थान पर मॉडल और नॉट के स्थान पर नॉट रखेंगे। तो देयर इज नो कन्फ्यूजन। नहीं, बहुत लोग क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉट को उधर कर देते हैं टू को। तो जब आपको ये पढ़ाया जाएगा कि मॉडल आर्ट टू, तो स्वाभाविक है तुम ऐसे करोगे। जब मॉडल आर्ट टू पढ़ाया जाएगा तो ऐसे करोगे, क्योंकि तुम्हारे खोपड़ी में क्या बैठा है, मॉडल आर्ट टू बैठा है। इसी तरह से इज टू बैठा है, क्योंकि पढ़ाया गया है तुम्हें गलत, ठीक ना। तो मॉडल आर्ट टू नहीं होता है। तो क्या करो, मॉडल के नीचे मॉडल रखो, उसके बाद नॉट के नीचे क्या रखो भैया, नॉट रखो, और इसे इन्फिनिटी में चेंज कर दो। तो कभी मिस्टेक होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो क्या करो, थोड़ा बढ़िया से पढ़ो, ठीक ना, बढ़िया से पढ़ो। एसएससी सीजीएल कुछ नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरा कोर्स पढ़ लेते हो तो 80+ % में बात कर रहा हूँ, यानी 80% से एबव आएगा, यानी मोर देन 80% मार्क्स आएंगे इंग्लिश में। दावे के साथ कहता हूँ कोर्स पढ़ो पूरा। अब हम क्या करते हैं भैया, ये 5, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 की जगह 6 कर देते हैं। देखिए मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ,
इसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, मस्ट नॉट कर देंगे। क्या कर देंगे, मस्ट नॉट। तो मस्ट नॉट जब हम करेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए, यानी मस्ट नॉट इज यूज्ड फॉर, किसके लिए, क्या लिखे थे वहां पर, क्या था, ऑर्डिनरी था ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इम्फैटिक। क्या है, इम्फैटिक निगेटिव एडवाइस, इम्फैटिक निगेटिव एडवाइस में। तो वहां पर अभी रूल 5 में आपने शुड के अल्टरनेटिव के रूप में आर्ट का प्रयोग किया है, जबकि यहाँ आर्ट का प्रयोग नहीं हो सकता है। अब क्या करोगे, तुम्हें जरूरत से ज्यादा, हाँ, अवश्य नहीं सोना चाहिए। क्या हो जाएगा, तुम्हें जरूरत से ज्यादा क्या है, अवश्य नहीं सोना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर दो, अवश्य शब्द बढ़ा दो, ठीक है ना। तो अवश्य शब्द बढ़ा दिए तो क्या बन गया भैया, इम्पैटिक निगेटिव एडवाइस बन गया। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला को मिटा देते हैं और यहाँ पर शूट की जगह क्या लगा देते हैं, मस्ट लगा देते हैं, बस काम खत्म हो गया। तो ये देखिए, तो कुछ तो नहीं है, तो क्यों मॉडल में आप कंफ्यूज होते हैं। अब चलते हैं रूल 7 की तरफ, ठीक ना। देखिए रूल 7 क्या कहता है, रूल 7 भैया, रूल 7, ठीक है ना। अब चलिए, रूल 7 का प्रयोग कहाँ होता है, मस्ट इज यूज्ड, ठीक ना, इन प्लेस ऑफ, मस्ट इज यूज्ड, यूज इन प्लेस ऑफ हैव ऑब्लिक हैव प्लस 2, ये एक साथ रहेगा क्योंकि 2 किसका आंसर है, इंफिनिटिव का पार्ट है। तो मस्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ हैज ऑब्लिक हैव 2, क्या ये एक साथ कर दिए, फिर ये 2 अलग लिख रहा है, या करे सीधे लिख लेते हैं, इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, ठीक, शोविंग ऑब्लिगेशन, क्या है, ऑब्लिगेशन ऑब्लिग कंपल्सन, क्या है, कंपल्सन। अरे मस्ट का प्रयोग हैज और हैव के स्थान पर ऑब्लिगेशन अथवा कंपल्सन को दर्शाने वाले वाक्य में होता है। अब चलिए, ऐसे वाक्य जानते हैं, ऐसे वाक्यों में कार्य मजबूरी से होता है, मजबूरी से किया जाता है, लाचारी में किया जाता है। आप नोट कर सकते हैं, ऐसे वाक्यों में कार्यकर्ता द्वारा, ऐसे वाक्यों में कार्यकर्ता द्वारा लाचारी अथवा मजबूरी वश किया जाता है, ठीक ना। कर्ता कार्य मजबूरी वश किया जाता है, अर्थात कर्ता कार्य खुशी से नहीं करता है, अर्थात कर्ता कार्य खुशी से नहीं करता है, ठीक ना जी। अब चलिए, अब इसमें क्या आपको करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
क्या जी, उसे हम कहते हैं उसे भिक्षा मांगनी पड़ती है। क्या कहते हैं, उसे भीख मांगनी पड़ती है। भिक्षा जी, उसे भीख मांगनी पड़ती है। भीख मांगनी पड़ती है। तो भीख मांगना भैया कोई खुशी का काम तो नहीं है, पड़ती है, मजबूरी, पड़ती है या होती है। भीख मांगनी होती है, होती है, ये हुआ। ठीक है, ऐसे वाक्यों में ट्रांसलेशन आप सीख लीजिए। ही हैज हो जाएगा, यहाँ पर हैज और हैव दिए हुए हैं, तो ही हैज के बाद इन्फिनिटिव आ जाएगा। वो टू किसका हिस्सा है, इन्फिनिटिव का, तो ही हैज टू बेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेग हो जाएगा। अब इसका अल्टरनेटिव यानी हैज या हैव में से कोई एक आया और टू आया, यानी इसके स्थान पर आप क्या कर दोगे, मस्ट का प्रयोग कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, ही मस्ट बे। ठीक है भैया। अब चलिए, उसे कठिन, उन्हें कठिन का परिश्रम करना पड़ता है। क्या हो गया, उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है या बोलिए होता है। ये सेंटेंस हो गया। अब क्या करेंगे आप, दे के साथ क्या लगाएंगे, है, दे के साथ है लगाएंगे और टू वर्क हार्ड कर देंगे। ठीक है, और करके क्या करेंगे आप, दे बोलिए दे मस्ट कर देंगे आप, मस्ट, और मस्ट के बाद क्या हो जाएगा, वर्क आ जाएगा। ठीक है ना, वर्क हार्ड, तो यहाँ पर आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। अब चलिए, ऐसे वाक्यों में आप मस्ट नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, मस्ट नॉट का प्रयोग कर सकते हैं यदि सेंटेंस निगेटिव है। तो कैसे, देखिए, नौकर को, क्या है, नौकर को अपने मालिक की अवज्ञा नहीं, अब यहाँ पर पड़ती है नहीं लिखेंगे आप, नौकर को अपने मालिक की अवज्ञा नहीं करनी होती है, मजबूरी, नहीं करनी होती है। यानी तबीयत ही भैया खराब है, मालिक जो भी कर रहा है नौकर को क्या है, वो जी लगाए रहेगा और काम, बोलो भैया, काम करता रहेगा। लाचारी है, मजबूरी है, खुशी से नहीं। एक दिन एब्सेंट हो गया तो सॉरी कर जाएगी। तो अब देखो आप यहाँ क्या होगा, किसी भी सर्वेंट की बात कर रहे हैं, ठीक ना, तो अ लगेगा, कोई भी सर्वेंट, तो क्या हो जाएगा, अ सर्वेंट। अब यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं लग गया है, अवज्ञा नहीं करनी होती है, तो क्या हो जाएगा, अ सर्वेंट हैज, ठीक ना, हैज नॉट टू डिसओबे। क्या हो जाएगा, डिसओबे, ठीक ना, ही इज मास्टर। क्या हो जाएगा, ही इज मास्टर। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर अ सर्वेंट, अ सर्वेंट। अब देखना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये नॉट तो वही रहेगा, हैज प्लस ये दिया हो गया तो नॉट तो ही रखेंगे, इसको टू का हम ड्रॉप कर देंगे और यहाँ मस्ट का प्रयोग कर देंगे। ठीक ना, यानी हैज और टू की जगह पर क्या लगा देंगे, मस्ट लगा दिए और नॉट को उतार दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिस, क्या हो गया, डिस ओबे इज क्या, मास्टर। तो ये हो गया। ठीक है, क्या हुआ,
ऐसे वाक्यों का संबंध होता है किसे भी, तीनों टाइम से हो जाएगा ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। यानी किसमें वाक्य है, हैज का प्रयोग अगर आप किए हो हैव का, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। बोलो कौन सा टेंस है, ये सब कौन सा टेंस है भैया, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ठीक ना। अब चलिए, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इसको आप पास्ट में ले जाकर नहीं बना सकते हैं। हैड का कि उसे भीख मांगनी पड़ती थी, चलो तो वहां पर हैज का हैड तो हो जाएगा, इसको भी जान लो, पड़ती थी हो जाएगा, लेकिन ये जो मस्ट वाला है ये नहीं करोगे। ऐसे वाक्यों को 5 रिपीट में ले जा सकते हो, उसे भीख मांगनी पड़ती थी या मांगनी होती थी, तो आप हैज को हैड तो बना सकते हो, लेकिन मस्ट का प्रयोग आप नहीं करोगे, इसका ध्यान देना है। अब चलो, लेकिन फ्यूचर टाइम में आएगा तो करोगे, किसमें करोगे, फ्यूचर टाइम में आएगा तो करोगे। तो क्या सीखा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो मस्ट का प्रयोग कर दो, सेम चीज है। और यहाँ हैड टू है, पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा तो मस्ट का प्रयोग मत करो, लेकिन फ्यूचर इंडिफिनिट में जाएगा तो करोगे। ये याद कर लेना भैया, ठीक ना। तो हम अब उसको लिखते हैं, क्या जी, रूल 8 की बात करते हैं। देखिए, मस्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ, ठीक ना, शैल ऑब्लिक विल प्लस है प्लस टू। देखो आया कि नहीं भैया, टू कट गया, तो इसको थोड़ा सा कंपेल कर देते हैं, ठीक ना। मस्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ काजी शैल ऑब्लिक विल प्लस है प्लस टू, आ गया ना, है कहाँ, इन किस टेंस में, बोलो किस टेंस में जी, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, तो फ्यूचर इंडिफिनिट का टाइम दो होता है, एक पास्ट एक फ्यूचर। इन फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस इन फ्यूचर टाइम, किस टाइम में, टाइम भी फ्यूचर रहेगा, क्योंकि फ्यूचर इंडिफिनिट का 2 टाइम होता है, एक पास्ट होता है एक फ्यूचर होता है, तो फ्यूचर टाइम के लिए आप करोगे। तो अब चलो, हम कह रहे हैं कि तुम्हें एग्जाम्पल, ठीक ना, तुम्हें कल, तुम्हें क्या, उसे से बनाएंगे तो थोड़ा सा और बढ़िया रहेगा, उसे कल, क्योंकि तुम्हें से बनाएंगे तो तुम उसको कमांड सेंटेंस समझने लगोगे, ठीक ना, कमांड सेंटेंस नहीं है ये, इसलिए हमने उसे कर दिया। तुम्हें कल कमरा, कल उसे कल कमरा खाली करना होगा, खाली करना होगा या करना पड़ेगा, करना अरे पड़ेगा। बोलो, खुशी से करेगा, अरे भैया खुशी से करेगा कि मजबूरी है, मजबूरी है, लाचारी है, तो क्या करोगे। अब आपको क्या बनाना है, बोलिए, करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि हम ही के साथ, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, ठीक ना, कमांड सेंटेंस नहीं है ये। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल बी,
और हैव लगा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपको उल्टा नहीं करना, आदेश नहीं, कल कमरा खाली करना होगा, करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो इसमें अगर हम विल का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आदेश नहीं है कि करना पड़ेगा। अगर हम शैल का प्रयोग कर देंगे तो वो आदेश भी हो जाएगा। नहीं, उसे खाली करना पड़ेगा, जाकर बोल दो, उसे कल कमरा खाली करना पड़ेगा, जा करके उससे बोलो। ये तो कमांड में चला गया ना, ठीक है ना। तब तो आप शैल और विल, यानी विल की जगह शैल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। देखिए ये तो ऑर्डनरी सेंटेंस है, करना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। तो ही विल क्या करेंगे, ही विल हैव टू, बोलिए क्या, बकेट, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, बकेट। अब जो है बकेट में आपका बकेट द रूम, बकेट द रूम टू मारो, ये हो गया ना, ये देखिए आया ना। अब इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, मस्ट का प्रयोग कर देंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ एक चीज बढ़ा लीजिए, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको सुधारिए, ठीक ना। पहले से लिखा था इसलिए केयर नहीं किया। अब आप यहाँ लिखेंगे क्या, मस्ट प्लस क्या है, क्या लिखेंगे, मस्ट है प्लस टू लिखेंगे, ये चीज बढ़ाएंगे आप। इज यूज्ड बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। कुल मिलाकर के शैल और विल के स्थान पर आएगा, किसके स्थान पर, शैल और विल के स्थान पर आएगा क्या जी, मस्ट, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इस स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो सेम चीज आएगा, यानी इसके स्थान पर हम ये कर देंगे, बाकी चीजें उतार देंगे, ठीक है, बाकी चीजें उतार देंगे, कोई अंतर नहीं, देखिए है, ठीक ना। तो क्या किया, उतार दिया, ये है स्ट्रक्चर, सीधा सीधा। अब यू के साथ अगर बनाते हैं तो तुम्हें कल कमरा खाली करना पड़ेगा, तो ध्यान दो, तो यू के साथ हम इसलिए नहीं बनाए, क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें कल कमरा खाली करना पड़ेगा या करना होगा, तो कमांड सेंटेंस का भाव देगा। तो कमांड सेंटेंस का भाव देगा तो तुम किसका प्रयोग करोगे, शैल का प्रयोग करोगे। तो शैल, उसके बाद हैव टू क्या करोगे, बकेट कर दोगे, ठीक है ना। क्या करोगे, BAC है, BACATE, बकेट द रूम, ठीक ना, द रूम। उसके बाद आप यहाँ टुमारो लिख लो, ठीक ना। तो ये चीज है, इसके जगह आप क्या कर दो, मस्ट कर दो, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्या करो, उतार दो, ठीक है भैया। तो चलते हैं पहले नियम की तरफ भाई, ठीक है। अब अगला नियम क्या कहता है, चलिए थोड़ा मिटाया ना, 8 हो गया ना। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मस्ट और आर्ट का सभी प्रयोग आपको एक साथ दिया जा रहा है। चलिए अब हम रूल 9 की बात करते हैं, ठीक है। तो रूल 9 क्या कहता है, रूल 9 में आपको रूल 9 और अगला रूल आने वाला है 10, रिलेटेड है, तो थोड़ा समझिए। रूल 9 ऑर्डिनरी, देखिए ऑर्डिनरी सेंटेंस में
आप लिख सकते हैं ऑर्डिनरी सेंटेंस में, लिखिए, लिख सकते हैं, मैं बोलता जा रहा हूँ, आगे लिखता भी जा रहा हूँ। ऑर्डिनरी सेंटेंस में ड्यूटी ऑब्लिक मोरल ड्यूटी, ऑर्डिनरी सेंटेंस में ड्यूटी ऑब्लिक मोरल ड्यूटी ऑब्लिक ऑब्लिगेशन, क्या है ऑब्लिगेशन ऑब्लिक कंपल्सन, क्या है कंपल्सन, ठीक है। कंपल्सन को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में मॉडल शुड का प्रयोग किया जाता है, मॉडल शुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जबकि इम्पैटिक, जबकि इम्पैटिक सेंटेंस में सीधा सीधा इसे लिख लीजिए, अब उन बातों को दोहराना नहीं है, क्या लिखना। जबकि इम्पैटिक सेंटेंस में मॉडल मस्ट ऑब्लिक आर्ट का प्रयोग अवश्य चाहिए, क्या लिखेंगे आप, अवश्य चाहिए, ऐसे लिखिएगा, अवश्य चाहिए के अर्थ में होता है, ठीक। ऐसे वाक्यों में सिर्फ फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ऐसे वाक्यों में सिर्फ फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, हमें क्या यार सच बोलना चाहिए, ऑर्डिनरी है, ठीक ना। यहाँ क्या हो जाएगा, वी शुड, हमें सच बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। हाँ? अच्छा हमें, ओके, हमें सच बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक द ट्रूथ। अब चलिए, हमें सच अवश्य बोलना चाहिए, क्या है, अवश्य बोलना चाहिए, ये बोलना है भैया, बना देना, हमें सच अवश्य बोलना चाहिए, ये इम्पैटिक हो गया। ये क्या हुआ भैया, बोलिए, ऑर्डिनरी है, ये ऑर्डिनरी सेंटेंस है, ठीक। और आपका ये क्या है, इम्पैटिक सेंटेंस है, क्या है, इम्पैटिक सेंटेंस है, ओके। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, वी मस्ट लगा देंगे, वी मस्ट स्पीक, तो मस्ट के साथ बेयर इंफिनिटिव, वी मस्ट स्पीक द क्या है, ट्रूथ। अब और करके यहाँ पर मस्ट का अल्टरनेटिव आर्ट हो जाएगा, तो हम आर्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक। उसके बाद बेयर इंफिनिटी को इंफिनिटी में चेंज कर देंगे, ओके। तो आर्ट टू स्पीक कर देंगे, क्या कर देंगे, आर्ट टू स्पीक द, ठीक ना, ट्रूथ कर दिया। इस तरह का सेंटेंस होगा। अब ये देखिए इसमें आ रहा है, ये दोनों सेंटेंस क्या है, ये क्या है भैया, ड्यूटी का लीजिए या क्या का लीजिए, मोरल ड्यूटी का लीजिए, क्या का लीजिए, मोरल ड्यूटी का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, ऑब्लिगेशन और कंपल्सन की बात मैं करता हूँ, क्या चीज होता है, ठीक है ना। तो ऑब्लिगेशन और कंपल्सन में होता क्या है, उसको देखिए।
ये तो हमारा कर्तव्य है, सच बोलना क्या है हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी कहिए या मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता, कंपल्सन का मतलब होता है अनिवार्यता, ठीक है ना। तो देखिए हम कहते हैं कि वी, ध्यान दीजिएगा, वी शुड, वी शुड ओबे, ठीक ना, वी शुड ओबे द लॉज, ठीक ना, वी शुड ओबे द लॉज, ठीक ना, ऑफ द लॉज ऑफ द कंट्री, हमें देश के कानून का पालन करना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है और अनिवार्यता दोनों है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ऑब्लिगेशन बाध्यता, नहीं पालन करेंगे, ठीक है ना जी, ऑब्लिगेशन ऑब्लिक कंपल्सन है, अगर आप नहीं करोगे तो जेल जाओगे, नहीं करोगे तो जेल जाओगे। अब इसके स्थान पर तुम क्या कर दो, बोलो मस्ट कर दो, ठीक है। फिर इसके स्थान पर क्या कर दो, 8 और उसके बाद 2 कर दो, हो गया ना। अवश्य करना चाहिए, ये सब के सब क्या है, ऑब्लिगेशन ऑब्लिक कंपल्सन है। अब चलिए हम कह रहे हैं कि वी शुड करी ओबे द रूल्स ऑफ रोड, हमें सड़क के नियम का पालन करना चाहिए। तो सड़क के नियम का पालन करना ऑब्लिगेशन कोई बाध्यता नहीं है कि नहीं करोगे तो जेल भेज दिए जाओगे, बल्कि कंपल्सन है, अनिवार्यता है, क्योंकि नहीं करोगे तो मारे जाओगे। क्या करोगे जी, नहीं करोगे तो मारे जाओगे, यानी तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। अब ये तो भैया ऑलरेडी है, इसको हम मस्ट से चेंज कर देंगे, इम्पेरेटिव बनेगा, और फिर 8 से चेंज कर देंगे तो भी इम्पेरेटिव बनेगा, ठीक है ना। ये कौन सा रूल है भैया, बोलिए, ये है आपका रूल 9। अब हम चलते हैं रूल 10 की बात करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए अब रूल 10 क्या कहता है, रूल 10 का भी संबंध जो है मॉडल, शुड, मस्ट और 8 से, ठीक है ना, 8 से। अब देखिए क्या होने वाला है, तो रूल 10 देखिए, रूल 10 की बात हम करते हैं। मैं यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, मुख्यतः 2 स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद मॉडल क्या हो जाएगा, शुड, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, हैव। उसके बाद क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल प्लस अदर वर्ड्स, क्या लगा दिया भैया, अदर वर्ड्स लगा दिया, ठीक है। अब इसका अल्टरनेटिव हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस मॉडल इस बार हम लगाएंगे 8, और ये बेयर इंफिनिटिव है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेयर इंफिनिटिव है, ये क्या है, बेयर इंफिनिटिव है। तो बेयर इंफिनिटिव है तो इसको हमने चेंज कर दिया, किसमें भैया, इंफिनिटिव में, इसमें चेंज कर दिया इंफिनिटिव में, और फिर पास्ट पार्टिसिपल लगाया, उसके बाद अदर वर्ड्स कर दिया। ये जो सेंटेंस बन रहा है ऑर्डिनरी सेंटेंस, क्या बन रहा है, ऑर्डिनरी सेंटेंस, ठीक है, ऑर्डिनरी सेंटेंस बन रहा है। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर देने जा रहे हैं मस्ट के साथ, तो यहाँ पर जो है मस्ट होगा, मस्ट आ गया। अब मस्ट के साथ क्या हो जाएगा, बेयर इंफिनिटिव अर्थात हैव का प्रयोग होगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, फिर अदर वर्ड्स आ जाएगा, और ये सेंटेंस हो जाएगा इम्फैटिक, क्या हो गया, इम्फैटिक हो गया। तो ये हो गया इम्फैटिक सेंटेंस। अब सोच रहे हैं हमें कि
इकट्ठे 3 जगह बढ़ा दिए, ठीक ना जी। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको मैं नोट करा दे रहा हूँ। क्या करा दे रहा हूँ, नोट करा दे रहा हूँ ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप क्या करिए, नोट करके लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, देखिए उपयुक्त स्ट्रक्चर द्वारा यह बोध होता है कि, उपयुक्त स्ट्रक्चर द्वारा, ठीक ना, यह बोध होता है कि कोई कार्य, ठीक ना, पास्ट टाइम में ऑब्लिगेशन कंपल्सन के चलते, पूर्ण होने वाला था परंतु पूर्ण न हो सका। पूर्ण होने वाला था परंतु पूर्ण न हो सका, ठीक ना, पूर्ण न हो सका, ठीक ना। अर्थात जो होने को था वह नहीं हुआ, अर्थात जो होने को था वह नहीं हुआ। ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग, ठीक ना, स्ट्रक्चर में लिखिए, सेंटेंस लिख लीजिए। ऐसे वाक्य का प्रयोग, ठीक ना, फर्स्ट पर्सन को छोड़कर शेष सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, शेष सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे हम अभी रूल 9 में पढ़ाए थे, उसका प्रयोग किसके साथ, आई और वी के साथ हो रहा था, और उस स्ट्रक्चर का संबंध कहाँ था, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम से था, और इसका संबंध किससे है, पास्ट टाइम से है। तो यहाँ हो जाएगा कि उसे सच, क्या है, सच, ठीक ना, बोलना चाहिए था। क्या हो गया, उसे सच बोलना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा, उसे सच बोलना चाहिए था। क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला, किंतु नहीं बोला, किंतु बोलिए नहीं बोला, ठीक ना, किंतु नहीं बोला, ठीक है, किंतु नहीं बोला। अब आप बताइए, काम पास्ट टाइम में हुआ नहीं हुआ, तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करिए। यह सेंटेंस क्या है, ऑर्डिनरी है, अवश्य नहीं लगा है, तो इन दोनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले का करिए, क्या हो जाएगा, ही शुड, उसके बाद बोलिए हैव, ही शुड हैव, ठीक ना, स्पोकन, क्या है, स्पोकन, he should have spoken the truth, ये हुआ, he should have spoken the truth। अब और करके आप, ठीक ना, क्या करो, आर्ट का प्रयोग कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू हैव हो जाएगा, स्पोकन द ट्रूथ हो जाएगा। परंतु इसमें मस्ट का प्रयोग आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है भैया, ऑर्डनरी सेंटेंस है। क्या है, ऑर्डनरी सेंटेंस है। अब इसमें आप क्या करिए, उसे सच अवश्य बोलना चाहिए था, आप क्या कर दीजिए, सच अवश्य बोलना चाहिए था, किंतु नहीं बोला। तो अब क्या करेंगे आप, मस्ट का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे भैया, मस्ट का, ठीक ना। तो मस्ट का प्रयोग पहले वाले में आप कर दीजिए, यहाँ वाले में क्या कर दिया, मस्ट लगा दिया, ठीक है, मस्ट। अब सेंटेंस क्या हो गया, बोलिए, इम्फैटिक हो गया। क्या हो गया, इम्फैटिक सेंटेंस बन गया। बना कि नहीं बना, लेकिन वह नहीं बोला। अब सुनिए आगे की बात, ऐसे वाक्यों में आप शुड नॉट, ऑट नॉट और मस्ट नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे वाक्यों में शुड नॉट और कह दी, रिमार्क करके नोट कर लीजिए। कह दी उपयुक्त स्ट्रक्चर में आप कह दी शुड नॉट, आपने
ought not ऑब्लिक मस्ट नॉट का प्रयोग किया जा सकता है। अब मैं इसको दिखा देता हूँ कि कैसे किया जाता है। तो पहले तो इसको मिटा लें, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। अब सत्य जहाँ बोलने की बात है, अगर सेंटेंस को उल्टा कर दिया जाए, सेंटेंस को क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। देखिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए था, किंतु बोला। क्या हुआ? किंतु बोला। कार्य उल्टा हो रहा है, किंतु बोला। क्या हो गया? यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी जो होने को था वह नहीं हुआ, बल्कि कार्य क्या हुआ? विपरीत हुआ। तो उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब यहाँ पर आप किसका प्रयोग करोगे? यहाँ पर आप शुड का प्रयोग करोगे, तो शुड नॉट हो जाएगा और झूठ नहीं बोलना चाहिए था क्या हो जाएगा? टोल्ड लाई हो जाएगा, टोल्ड लाई हो गया। और करके यहाँ पर आप क्या करोगे? ही ऑट नॉट है छूट गया, ट्रांसलेशन में है छूट गया, तो आप क्या करोगे भैया? ही शुड नॉट हैव, ही शुड नॉट हैव टोल्ड लाई लिख दो। अब यहाँ पर नॉट टू हैव, ठीक ना, नॉट टू हैव कर दो, हैव टोल्ड लाई कर दो, ठीक है। अब इसको इम्पैटिक बनाना चाहते हो तो उसे झूठ का अवश्य नहीं बोलना चाहिए था। क्या कर दिया? अवश्य कर दिया। तो अवश्य करने के लिए आप क्या करोगे? शुड के जगह पर मस्ट का प्रयोग कर दोगे। तो चलते हैं हम यहाँ शुड के स्थान पर मस्ट का प्रयोग कर दिए। ओके, इस तरह से क्या है, रूल नंबर 10 भी फिनिश होता है। क्या जी? रूल नंबर 10 फिनिश होता है। अब देखिए, जो नीचे का जो मस्ट वाला स्ट्रक्चर है उसका प्रयोग फ्यूचर टाइम के लिए भी किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, अब उसको हम रूल 11 में बताते हैं, ठीक है ना जी? 11 में बताते हैं। कैसे भैया? देखिए, रूल 11 क्या कहता है? अब रूल 11 कहता है, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट प्लस मस्ट, उसके बाद है, उसके बाद क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक, का प्रयोग, का प्रयोग, का प्रयोग, ठीक है ना, का प्रयोग, ठीक, का प्रयोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेल्फ, सब्जेक्ट प्लस सेल्फ प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस अदर वर्ड्स के स्थान पर होता है। क्या लिखेंगे आप? इस स्ट्रक्चर का प्रयोग सेल्फ प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल अदर के स्थान पर, ठीक ना, फ्यूचर के स्थान पर, ध्यान दे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, के स्थान पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में के का प्रयोग, ठीक ना, सब्जेक्ट सेल है पास्ट पार्टिसिपल अदर वर्ड्स के स्थान पर, के स्थान पर पूरा लिखिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। के स्थान पर, के स्थान पर फ्यूचर, क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर पर क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट टाइम में किए गए, पास्ट टाइम में क्या है? पास्ट टाइम में, पास्ट टाइम में किए गए कार्य के बारे में, पास्ट टाइम में किए गए, ठीक ना, कार्य के बारे में, कार्य के बारे में सर्टेनिटी, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी या मोर, क्या है?
मोर प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए होता है। मोर प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए होता है। ठीक है ना। आगे लिखिए, ऐसे वाक्य इम्फैटिक सेंटेंस होते हैं। ऐसे वाक्य इम्फैटिक सेंटेंस होते हैं। ठीक है ना। इम्फैटिक सेंटेंस होते हैं, पूर्ण विराम। ठीक है ना। उपयुक्त स्ट्रक्चर का प्रयोग आई और वी को छोड़कर शेष सभी कर्ता के साथ होता है। आई और वी को छोड़कर शेष सभी कर्ता के साथ होता है। तो शेष सभी कर्ता में आप यू भी आ सकता है, ही भी आ सकता है, दे भी आ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल में देखिए कि क्या होता है। ये इम्फैटिक सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल में वह ट्रेन क्या भैया, वह ट्रेन पकड़ लिया होगा, वह ट्रेन पकड़ लिया होगा। ठीक ना। वह ट्रेन पकड़ लिया होगा। तो ये हुआ आपका ऑर्डिनरी सेंटेंस। क्या हुआ? ऑर्डिनरी सेंटेंस हुआ। तो ऑर्डिनरी सेंटेंस में आप मस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर आप विल का प्रयोग कर रहे हो। ही विल हैव, ठीक ना, काट द ट्रेन। तो अब इस वाक्य में अगर आप मस्ट का प्रयोग करते हो, इसका जी मस्ट का प्रयोग करते हो, तो मस्ट का प्रयोग करोगे तो मस्ट वाला गलत हो जाएगा और विल वाला सही होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं वह ट्रेन अवश्य पकड़ लिया होगा, क्या लिख दिया? अवश्य पकड़ लिया होगा। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया? इम्पैरेटिव। तो सेंटेंस हो गया इम्पैरेटिव। ठीक ना। सेंटेंस हो गया इम्पैरेटिव। इस सेंटेंस में हम ही के साथ किसका प्रयोग कर देंगे? शैल का। तो ही के साथ हम शैल का प्रयोग कर देते हैं। चलिए, शैल का प्रयोग हमने कर दिया। अब क्या होता है? अब इसमें अगर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं तो ये भी सही चला जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। अब अगला जो रूल है हमारा, क्या भैया? अगला रूल है किस पर? 12 रूल है आपका। मस्ट प्लस बी का प्रयोग सर्टेनिटी या मोर प्रोबेबिलिटी के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में हम पहले तो मिटा लेते हैं, दिखाते हैं। अरे रूल 12 क्या कहता है? रूल 12 क्या कहता है? रूल 12 कहता है कि मस्ट, ध्यान दें, मस्ट प्लस बी, नोट करें, मस्ट प्लस बी का प्रयोग सर्टेनिटी ऑब्लिक मोर प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए होता है। ठीक ना, होता है। अब और इसका संबंध किससे होता है? किस टाइम से भैया? इसका संबंध प्रेजेंट, ध्यान दें, ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम। इसका संबंध प्रेजेंट टाइम से होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिए, ही स्पीक्स फ्लुएंटली, ठीक ना, फुल स्टॉप। वह धारा प्रवाह बोलता है। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम भी हो सकता है, पास्ट नहीं होगा। ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम, इसका संबंध किससे है? प्रेजेंट ऑब्लिक फ्यूचर टाइम। तो देखिए कैसे है, ही स्पीक्स फ्लुएंटली, वह धारा प्रवाह बोलता है। क्या भैया? वह धारा प्रवाह बोलता है। आगे हम लिखना चाहते हैं क्या? ही मस्ट बी, क्या है? ही मस्ट बी एन एरोगेंट, सॉरी, वह धारा प्रवाह बोलता है
he must be an orator, an orator, ये हो गया he must be an orator। अब इसकी हिंदी क्या हुई? वह धारा प्रवाह बोलता है, देखिए वह धारा प्रवाह बोलता है, वह अवश्य सुवक्ता है, सुवक्ता है, ठीक, आप लिख करके सुवक्ता होगा, सुवक्ता है आवृत सुवक्ता होगा। तो सुवक्ता है का संबंध सर्टेनिटी से और सुवक्ता हो का संबंध मोर प्रोबेबिलिटी से होता है, ठीक है ना भैया। अब चलिए रूल 13 क्या कहता है? तो रूल 13 हम लिखते हैं, रूल 13 का संबंध क्या है? देखिए देयर ये है इंट्रोडक्टरी देयर मस्ट प्लस बी, अब प्लस यहाँ पर हो गया अदर वर्ड्स, ध्यान दे, देयर प्लस मस्ट प्लस बी का प्रयोग इम्फैटिक इंक्वायर का प्रयोग भैया इम्फैटिक का है, इम्फैटिक रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट इम्फैटिक रिक्वायरमेंट के लिए भी होता है। देयर प्लस मस्ट प्लस बी का प्रयोग किसके लिए? इम्फैटिक रिक्वायरमेंट, ठीक ना, यानी दृढ़ता सूचक रिक्वायरमेंट के लिए होता है। तो कैसे होता है भैया? देखिए हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल देयर, ठीक ना, देयर मस्ट बी, ठीक ना, a school, ठीक, in this area, अब क्या हो जाएगा? इस क्षेत्र में एक विद्यालय अवश्य होना चाहिए, इस क्षेत्र में एक विद्यालय अवश्य होना चाहिए। अगर इसी में हम शुड का प्रयोग कर दें, इसका जी शुड का प्रयोग कर दें तो सेंटेंस इम्फैटिक नहीं रह जाएगा, ऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट बन जाएगा। अगर हम शुड का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ ऑर्डिनरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? ऑर्डिनरी हो जाएगा। तो इसको आप लिखना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि शुड का तो चैप्टर है नहीं। अब हम चलते हैं कहाँ? रूल नंबर 14 पर। तो रूल नंबर 13 का, अब रूल नंबर 14 क्या कहता है? रूल नंबर 14 क्या कहता है? अब इसको देखिए, तो रूल नंबर जो है 14 कहता है कि मस्ट या मस्ट नॉट का प्रयोग फर्म डिटर्मिनेशन, मस्ट या मस्ट क्या है भैया? मस्ट या मस्ट नॉट, मस्ट या मस्ट नॉट, ठीक ना, मस्ट या मस्ट नॉट का प्रयोग फॉर्म डिटर्मिनेशन, क्या भैया? फॉर्म डिटर्मिनेशन, ठीक ना, ठीक है। मस्ट या मस्ट नॉट का प्रयोग फॉर्म डिटर्मिनेशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में अब देखिए इसका प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं वी मस्ट क्रॉस द, क्या है, ठीक है ना, टेररिस्ट, क्या हो जाएगा? ठीक है जी, टेररिस्ट। हमें आतंकवादियों को अवश्य कुचल देना चाहिए, हमें आतंकवादियों को अवश्य कुचल देना चाहिए। ये वाक्य क्या कहता है? फर्म डिटर्मिनेशन का भाव देता है। रूल कौन था भैया? ये 14 था। रूल कौन था? 14 था। अब हम रूल 15 की बात करते हैं। तो रूल 15 क्या कहता है भैया? मस्ट और आर्ट का प्रयोग, ध्यान दें, रूल 15 क्या कहता है? मस्ट आर्ट का प्रयोग गेस, क्या है? गेस एजम्पशन, ठीक ना, गेस
एजम्पशन के लिए, ये शाब्दिक एजम्पशन आगे एक चीज और आ जाएगा इसमें, मोर प्रोबेबिलिटी। क्या आ जाएगा? मोर प्रोबेबिलिटी के लिए होता है मस्ट मस्ट नॉट। इसमें क्या दिया है भैया? आप ना सही है, मस्ट और ठीक है, मस्ट आर्ट का प्रयोग गेस आदि एजम्पशन मोर प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए, मोर प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए होता है। ऐसे वाक्यों का संबंध प्रेजेंट आब्लिक फ्यूचर टाइम से होता है, प्रेजेंट आब्लिक फ्यूचर टाइम से होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम लिखते हैं कि दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, और आगे लिखते हैं कि द बुक इज वेरी, क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कि दिस इज अ बुक, द बुक इज वेरी इंफॉर्मेटिव। क्या लिख रहे हैं? वेरी इंफॉर्मेटिव। अब आगे इसी में आगे हम लिखते जा रहे हैं, सेंटेंस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आगे हम क्या लिखना चाह रहे हैं? इट मस्ट बी। क्या लिखना चाह रहे हैं? इट मस्ट बी वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर। अब ऐसे वाक्यों में इस मस्ट, देखिए मस्ट बी के स्थान पर आप आट टू बी का भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इट मस्ट बी वेरी पॉपुलर लिखिए। पूरा वाक्य का सेंस क्या होगा? यह एक किताब है, किताब बहुत ज्ञानवर्धक है, यह कई बहुत पॉपुलर होगी, या कई हाँ होगी अर्थ निकलेगा, यह बहुत पॉपुलर होगी। तो ठीक ना, यहाँ अवश्य शब्द नहीं लगेगा, है बहुत पॉपुलर होगी यानी लोकप्रिय होगी। यहाँ पर क्या करेंगे? आप आट टू बी लगा देंगे और बाकी को उतार देंगे। यहाँ पर अनुवाद में आप अवश्य शब्द नहीं लगाएंगे, क्योंकि मस्ट का अल्टरनेटिव कौन है? आट है। अब हम रूल 16 की बात करते हैं। कैसा जी? रूल 16 की परेशान मत होइएगा, लास्ट रूल है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ? आट का प्रयोग देखिए, आट का प्रयोग क्या है? आट OUGST, आट का प्रयोग फ्यूचर टाइम में, आट का प्रयोग फ्यूचर टाइम में क्या है? मोर प्रोबेबिलिटी, फ्यूचर टाइम में मोर प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए भी होता है, मोर प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे वाक्यों में कहते हो, हाँ टाइम किससे है? फ्यूचर टाइम से, ध्यान देना, प्रेजेंट में नहीं, तो क्या होगा? वह देखिए फॉर एग्जाम्पल, वह तब तक घर पर, ठीक ना, क्या जी? तब तक घर पर होगा, क्या होगा? तब तक घर पर होगा, तब तक घर पर होगा, ध्यान दीजिएगा। तो तब तक घर पर होगा, ये ठीक है कि रहेगा, क्योंकि हमने टाइम से बांध दिया है, होगा नहीं रे, तब तक घर पर रहेगा, तब तक घर पर रहेगा, क्या होगा? तब तक घर रहेगा। अब हमने जो है इसको टाइम से बांधा है, तो तब तक घर पर रहेगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप कर देंगे ही आट, ठीक है ना, क्या है? ही आट। अब यहाँ पर आट के साथ क्या है? क्रिया बी का प्रयोग हो रहा है, तो क्या कर देंगे? ही आट टू बी एट होम बाई देन, ये चीज है, ठीक है ना। अब चलिए इसका एक अर्थ और आ जाएगा, इसका अर्थ चाहिए भी निकलेगा, वह तब तक घर पर रहेगा या उसे तब तक घर पर का रहना चाहिए या होना चाहिए, होना या रहना चाहिए। इस तरह से आपका मस्ट और आर्ट का चैप्टर, ठीक है ना, हमारे तरफ से
ठीक है ना, पूरे एफर्ट के साथ समाप्त हुआ। अब आगे आपकी मर्जी, लाइक करें या डिसलाइक करें, सब्सक्राइब करें या अनसब्सक्राइब करें, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू।